हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल आइडियल आर्ट्स क्लासेज में। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके विषय संबंधी हर एक प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक प्राप्त होता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और जो भी आपके क्लास के दोस्त लोग हैं उन तक भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बसंत सर फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का जो भारत संसाधन एवं उपयोग है, उसी चैप्टर से रिलेटेड प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो भूमि संसाधन है या उसको हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें भी मृदा संसाधन या मृदा के जो प्रकार हैं, जिसमें जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा, इन सभी मृदाओं को विस्तार पूर्वक आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अंत तक अवश्य बने रहें और अपनी राय अंत में अवश्य प्रस्तुत करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जलोढ़ मृदा। तो देखिए, ये जो जलोढ़ मृदा है, सबसे पहले एक बात आप समझिए कि जो भारत की 3 प्रमुख नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा जो लाए गए जलोढ़ है या उनके द्वारा जो लाया गया निक्षेप है, इसी से यह जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए, यह मृदा भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई, यह जो मृदा है जलोढ़ मृदा, यह भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई है और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। अर्थात जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत का मैदान पूर्ण रूप से जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण भारत की 3 प्रमुख नदी जो हिमालय से निकलती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। आगे, कुल मिलाकर भारत के लगभग 6.4 करोड़, कितना 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के कितने क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है, तो कुल मिलाकर भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मृदा का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में मिलने से हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका, जिसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं, उसके विभिन्न अनुपात में मिलने से हुआ है। और एक बात आपको बता दूं कि यह जो मृदा है, यह मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, और यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण से इस क्षेत्र में, यानी जहाँ पर यह जलोढ़ मृदा है, उस क्षेत्र में जो है जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक है।
तो आगे फिर आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि आयु के आधार पर, मिट्टी की जो आयु है उसके आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, या आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं। एक है पुराना और दूसरा है नवीन। एक पुराना जलोढ़, एक नवीन जलोढ़। तो पुराना जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहा जाता है। ठीक है, पुराने जलोढ़ को बांगर और नया जलोढ़ को खादर कहा जाता है। चलिए तो इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए, पुराने जलोढ़ में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। यानी पुराना जो जलोढ़ मृदा है इसमें कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। इस कारण से इसे बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बांगर कहते हैं। यह ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। यानी ये जो बांगर होता है जिसमें कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, यह ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं जिसे खादर कहा जाता है। अर्थात बांगर में जो था वो कंकर एवं बजरी पाया जाता है, परंतु खादर में मिट्टी के जो कण हैं वह महीन होते हैं। इस कारण से इसे खादर कहा जाता है। खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। अर्थात बालू के साथ जो जीवाश्म है वो मिला हुआ होता है, ह्यूमस मिला हुआ होता है, और इस कारण से यह काफ़ी उपजाऊ होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग भी अपने खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए जो जीवाश्म होते हैं, जैसे पेड़ पौधे के सरागला भाग या जीव जंतुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे अपने खेत में डालते हैं, जिस कारण से हमारे खेत की उपज शक्ति बढ़ जाती है। तो ये जो जीवाश्म है यह जलोढ़ मृदा में पहले से ही पाया जाता है, जिस कारण से यह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। अब देखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। यानी कि जो जलोढ़ मृदा है उसमें पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा? तो देखिए, गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि जैसे फसल के लिए यह मृदा उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा भारत के किन किन भागों में पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो ये था जलोढ़ मृदा का विस्तार। तो आगे आप लोग देखिए, स्क्रीन पे है काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा, है ना। तो इस मिट्टी का रंग काला होता है। ये जो काली मृदा है इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। क्यों होता है? तो जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। अर्थात काली मृदा में एल्यूमिनियम और लौह यौगिक पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? एल्यूमिनियम और लौह यौगिक। इस कारण से इसका रंग काला होता है। ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है वो ये रहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। ठीक है। तो यह जो काली मृदा है कपास की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिस कारण इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यानी काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, जिस कारण से इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें
नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। अर्थात ये जो काली मृदा है, इस काली मृदा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, लाल एवं पीली मृदा। कौन सी मृदा? लाल एवं पीली मृदा। यहाँ पर आपको जो है देखिए कि लाल एवं पीली मृदा, इस मृदा में लोहा के अंश होने के कारण इसका रंग लाल होता है, जिसे जलयोजन के पश्चात हम पीला रूप में देख सकते हैं। अर्थात जब इस मृदा में हम जल योजित कर देते हैं, अर्थात जल मिला देते हैं, तब यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। ठीक है, जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। क्यों कम उपजाऊ होती है? क्योंकि इनमें जैव पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, इस कारण से यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फल इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो अगर लाल एवं पीली मृदा में भी अगर हम फसल उगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए सिंचाई की समुचित प्रबंध करना होगा, और उसके बाद जो है हम उसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फल का उत्पादन कर सकते हैं। तो चलिए आगे है लेटेराइट मृदा। आगे है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, तो इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। अर्थात वैसा क्षेत्र जहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो और वर्षा भी बहुत ज़्यादा हो रहा हो, वहाँ पर लेटेराइट मृदा का विकास हुआ है या वहाँ पर उसका विस्तार हुआ है। ठीक है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी ह्यूमस नहीं के बराबर पाया जाता है इसमें, और यह मिट्टी कठोर होती है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? तो एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड मौजूद होने के कारण। ठीक है, अब देखिए लेटेराइट मृदा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाया जाता है, जहां मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती, किसकी खेती? काजू की खेती की जाती है। अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अब है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। कि यह जो मृदा है इसका रंग कैसा होता है? लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा में वनस्पति और उर्वरक का अभाव पाया जाता है। यानी ये जो मरुस्थलीय मृदा है, इस मृदा में न तो कोई पेड़ पौधे पाए जाते हैं और न ही वहाँ पर उर्वरक का कोई साधन होता है। ठीक है, किंतु यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। और आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार की मृदा जो है राजस्थान में जो रेगिस्तान है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पर्वतीय मृदा। क्या है? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पर्वतीय मृदा कहाँ देखने को मिलती है? तो पर्वतीय मृदा प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह मृदा अम्लीय और ह्यूमस रहित होते हैं। ये जो पर्वतीय मृदा है ये कैसे होते हैं? तो अम्लीय और ह्यूमस रहित होते हैं।
इस मृदा पर ढलानों पर फलों के बागान एवं घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। अर्थात इस मृदा पर जो ढलान है उस ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। तो अभी तक आपने देखा मृदा और मृदा के प्रकार। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय प्रस्तुत करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो जय हिंद।